नमस्कार दोस्तों। अब हम आज 2018 के प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। पेंशन पर एक प्रश्न पूछा गया था 20 अंकों का। आप देखिए, आपके स्क्रीन में टिप्पणियां पूछी गई थी और 5 टिप्पणी आई थी। एक टिप्पणी 4 नंबर की थी और टिप्पणियां पेपर देखिए आसान है। आपको जितना मैंने पढ़ाया है पेंशन में उसी के अंतर्गत है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो उससे बाहर का हो। देखिए, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पूछा है, पारिवारिक पेंशन पूछा, अनंतिम पेंशन है, आरकारी सेवा, पेंशन राशि का। ये पांचों टिप्पणियां आपको जो पिछले मैंने 6-7 एपिसोड पर पेंशन को कवर किया है वो सब चीज़ें इसमें आई हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मैंने सेवानिवृत्ति के प्रकार बताए थे और पेंशन के प्रकार बताए थे। उन पेंशन के प्रकार में एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की परिभाषा में क्या आता है? कोई भी सरकारी सेवक जिसने 45 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो या 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, दो में से एक शर्त। ध्यान रहे, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कहते हैं कि 45 वर्ष की आयु पूरी की हो और 20 वर्ष की सेवा पूरी की हो। नहीं, दो में से कोई भी एक शर्त पूरी हो जाए। या तो वो 45 साल की उम्र पूरी कर ले या 20 साल की नौकरी पूरी कर ले। एक अगर शर्त पूरी हो जाती है तो वो व्यक्ति स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है। 3 माह का नोटिस देने के बाद उसको पेंशन उसकी स्वीकृत कर दी जाएगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि से वो सेवानिवृत्त हो जाएगा, क्योंकि इस पर सक्षम प्राधिकारी आदेश निर्गत करेगा और उसी डेट से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो जाएगी। अगला आता है पारिवारिक पेंशन। पारिवारिक पेंशन के लिए सरकारी सेवक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर या सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन देय होती। कई बार आपको हमने पारिवारिक पेंशन बताया है, रटा दिया है। आपको उतना समझदार अब हो जाना चाहिए कि पारिवारिक पेंशन या तो सेवा में रहते हुए एक्सपायर करेगा तो पारिवारिक पेंशन मिलेगी, या मृत्यु या रिटायरमेंट के बाद अगर होगा तो मिलेगी। ठीक है ना। साधारण दर पर पारिवारिक पेंशन। साधारण दर पर पारिवारिक पेंशन अंतिम आरित वेतन का 30% होता है और कम से कम 9,000 रुपये आज की डेट में वेतन पेंशन मिलती है। 2016 के बाद जो शासनादेश आया है 1 जनवरी 2016 से जो लागू हुआ है, उसमें मिनिमम पेंशन 9,000 है और प्लस महंगाई राहत है। उससे पहले 1/1/16 से पहले मिनिमम पेंशन 3500 रुपये थी। ठीक है ना। बढ़ी दर पर पारिवारिक पेंशन। बढ़ी दर पर पारिवारिक पेंशन हमेशा मृत कार्मिक ने यदि 7 वर्ष की नौकरी पूरी कर लिया था, उसके बाद अगर मृत्यु होती है तो बड़ी दर पर पारिवारिक पेंशन मिलती है। इसके लिए आपको अंतिम आरित वेतन का 50% मिलेगा। ये कब तक मिलेगा? जब तक कि 10 वर्ष पूरे ना हो जाए। सेवा में रहते हुए अगर डेथ हो गई है तो 10 वर्ष तक पारिवारिक पेंशन पूरी मिलेगी, यानी कि अंतिम आरित वेतन का 50% मिलेगा। और जैसे 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे उसको साधारण दर पर पारिवारिक पेंशन मिलेगा। साधारण दर जब शब्द आए तो मान के चलिए उसका मतलब होता है अंतिम आरित वेतन का 30%। ठीक है। अब बात आती है यही डेथ अगर मृत्यु के बाद सेवानिवृत्ति के बाद हो। अगर सेवानिवृत्ति के बाद अगर डेथ होती है तो डेथ की डेट से 7 वर्ष या उस कार्मिक की 67 वर्ष की आयु जो पहले तक हो, अंतिम आरित वेतन का 50% मिलेगा। लेकिन यह अंतिम आरित वेतन का 50% उस पेंशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो पेंशनर पेंशन प्राप्त कर रहा था। ठीक है। तो पेंशनर जो पेंशन प्राप्त कर रहा था उसमें राशिकरण हटाकर जो पेंशन मिलती है उससे मतलब है। ऐसा नहीं कि राशिकरण घटाकर जो पेंशन मिल रही होगी तो उसको पेंशन को माना जाएगा कि जो पेंशनर को मिल रही थी उससे अधिक नहीं होगी। जो उसकी पेंशन कैलकुलेट की जाती है फार्मूले के द्वारा, 10 माह का औसत वेतन या अंतिम आरित वेतन गुणे आरकारी छमाही बटे 2 गुणे 40, इस फार्मूले से जो पेंशन निकलती है उस पेंशन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 50%। अगर 50% ज़्यादा है तो उसको फिर वही मिलेगी जो पेंशन मिल रही थी। तो ये भी बात समझ में आ गई आपको पारिवारिक पेंशन के बारे में। अब आता है अनंतिम पेंशन। अनंतिम पेंशन मैं आपको बता चुका हूँ। जब पेंशन सेवानिवृत्ति के पश्चात प्रारंभ होती है, जब पेंशन सेवानिवृत्ति के पश्चात
प्रारंभ होती है और वो प्रारंभ ना हो पाए, किसी कारण से विलम्ब हो जाए और काफ़ी विलम्ब हो जाए, उसका रीज़न मैंने बताया था। जांच चल रही होती है, विभागीय कार्रवाई चल रही होती है, स्वैच्छिक सॉरी क्या कहते हैं कि न्यायिक कार्रवाई चल रही होती है, कुछ अभिलेखों में कमी होती है, सेवा पुस्तिका कंप्लीट नहीं होती है, नो ड्यूज नहीं मिला होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में पेंशन जब स्वीकृत होने में विलम्ब हो रहा होता है, पेंशन प्राधिकारी कार्यालय से आपत्तियां लग के आती हैं और जब कार्यालय को लगता है कि इस पेंशन में विलम्ब होगा प्रक्रिया पूरी होने में, तो वो अंतिम पेंशन जारी कर देता है। विभिन्न शासनादेशों के द्वारा ये कार्यालय को अधिकार दिया गया है कि अगर अंतिम पेंशन स्वीकृत होने में विलम्ब हो रहा है तो 6 माह के लिए अनंतिम पेंशन कार्यालय स्वीकृत कर सकता है और पुनः 6 माह के लिए पुनः कर सकता है। इसके पश्चात ये अधिकार शासन को है। शासन को अगर लगता है कि रीजन है, वैलिड रीजन है, तो वो आपको और डेट बढ़ा देगा, अवधि और बढ़ा देगा। तो अंतिम पेंशन भी आप समझ में गए। अगला है आर्यकारी सेवा। आर्यकारी सेवा की डिफिनेशन CSR के पैरा 361 में बताया गया है और इसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको रट लीजिएगा। आर्यकारी सेवा के लिए नंबर 1 तो सेवा सरकार के अधीन होनी चाहिए, गवर्नमेंट के अधीन होना चाहिए। कोई ऐसी सेवा ना हो, कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो और कुछ समय के लिए कोई काम आया हो, ऐसा नहीं। वो सरकार के अधीन हो, लॉन्ग टर्म बेस पर हो। दूसरा हो नियुक्ति मौलिक तथा स्थायी हो। मौलिक का मतलब है कि एडहॉक नहीं होनी चाहिए, डेली वेज नहीं होनी चाहिए। सब्सटेंटिव मतलब होता है कि वो नियुक्ति ओरिजिनल हो, उस पर उसका लियन रहे। और तथा स्थायी हो। स्थायी को आप ज़्यादा तवज्जो मत दीजिएगा कि स्थायी शब्द को आप, ये हमारे CSR में था, लेकिन अब स्थायी होना जरूरी नहीं है। समय समय पर शासनादेश जारी किए गए हैं और ये कहा गया है कि अस्थायी नियुक्ति भी पेंशन के योग्य है। ठीक है, तो आप स्थायी CSR में जरूर लिखा है, लेकिन शासनादेशों द्वारा बताया गया है कि अस्थायी नियुक्ति भी पेंशनेबल है, इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। नियुक्ति मौलिक होनी चाहिए। तीसरा, वेतन राजकोष से दिया गया हो। कंसोलिडेटेड फंड का स्थापना 266 में किया गया है और ये कहा गया है कि वेतन राजकोष से दिया जाए। ठीक है ना, अगर वेतन राजकोष से दिया गया है, कंसोलिडेटेड फंड से दिया गया है, तो वो आर्यकारी सेवा माना जाएगा। इसके अलावा मैंने बहुत सी चीज़ें बताई थी कि 20 साल की उम्र से पहले अगर नौकरी आती है तो वो वॉय सेवा होती है, उसको नहीं जोड़ा जाता है। बहुत सेवाएं जो कि असाधारण अवकाश की होती है, वह भी आर्यकारी सेवा में नहीं जोड़ते हैं। अगर वो चिकित्सा अवकाश पे नहीं गया, चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर छुट्टी पर नहीं रहा है, तो वह भी सेवाएं आर्यकारी सेवा में नहीं जोड़ते हैं। इससे पहले मैंने नोट्स जो मैंने अपने लेक्चर दिए उसमें चीज़ों को जोड़ा था। आप बार बार मेरे वीडियो में, पिछले वीडियो में जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगली टिप्पणी आई है पेंशन का राशिकरण। आपको पता है सेवानिवृत्त होने पर एकदम 40% तक हम पेंशन अभ्यर्पित कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं। और वो जो हम 40% जो पेंशन आती है उसका जो मल्टीप्लाई करते हैं 40/100 और जितनी धनराशि आती है उसको हम 12 से गुणा करके 61 वर्ष की आयु में जो वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पेंशन आ जाती है। और ये धनराशि हमको नगद मिल जाती है रिटायरमेंट में। अब और जितना हम अभ्यर्पित करते हैं उतनी धनराशि मूल पेंशन से घटकर हमको मिलती है। DA पूरे में मिलता है, ये भी पता है। जो मूल पेंशन का फार्मूला है उस पर पूरा DA मिलेगा और ये 15 वर्ष तक ऐसा रहता है। 15 वर्ष के बाद जो हमने 40% या 30% या 20% हमने जो अभ्यर्पित किया था वो रिस्टोर हो जाती है 15 साल बाद। ठीक है, तो ये एक नियम ये भी है कि मान लीजिए आप रिटायर हो रहे हैं और राशिकरण कराना भूल गए, आपको लगा 6 महीने बाद रिटायरमेंट के बाद PPO जारी होने के बाद कि हमको राशिकरण चाहिए, तो आप 1 साल तक, PPO जारी होने के 1 साल के अंदर अंदर आप राशिकरण की मांग कर सकते हैं। अगर एक बार PPO जारी भी हो गया है और 1 साल के अंदर आपको लगता है कि आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप एक परसेंटेज तक 40% तक आप अभ्यर्पित कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि आपने पहले नहीं किया तो आप बाद में नहीं कर सकते हैं। 1 साल के अंदर रिटायरमेंट के या PPO निर्गत होने के 1 साल के अंदर तक आप कर सकते हैं। ठीक है,
1 साल के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन उस पर आपको मेडिकल कराना पड़ेगा। मेडिकल की रिपोर्ट आएगी, जब तक आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं घोषित किया जाएगा आपका राशिकरण फिर नहीं होगा। 1 साल तक बिना किसी जांच के ये काम हो सकता है। तो आप हमारे इस 5 बिंदुओं को आप समझ गए, क्योंकि पहले ही आपको पढ़ाया जा चुका है कहीं, उसमें कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि 2024 के प्रश्न पत्र में टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। किसी भी हद तक का टफ हो सकता है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, परीक्षा कड़ा होगा और परीक्षा में कंपटीशन भी कड़ा होगा। इसलिए आपको सफल होना है तो बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डीपली इनको अच्छी तरह पढ़िएगा। चूँकि मैंने पेंशन पर ज़रूरत से ज़्यादा वीडियो बना दिए हैं, आप इनको बार बार पढ़िए, बार बार समझिए। ये मेरा पेंशन पर इस सीरीज़ का ये अंतिम वीडियो है। परीक्षा के जब नज़दीक हम आएंगे तो रिवीजन जब करेंगे तो उस समय वीडियो नया बन सकता है पेंशन पर। इसके बाद अब कोई भी वीडियो पेंशन पर नहीं होगा। जितने मैंने वीडियो तैयार किए हैं, अपलोड किए हैं, इनको अच्छी तरह से बार बार पॉज कर करके, चार्ट को देखकर, स्क्रीन पर जो नोट्स हैं उनको अपने कॉपी में लिखकर सतत अध्ययन करिए। आपको मैंने पहले बता दिया है। फाइनल सिलेक्शन लेना है तो 320 नंबर आपको लिखित परीक्षा में लाने होंगे और 320 अंक आसान कार्य नहीं है। अगर 320 अंक आ गए तो आप फाइनली सेलेक्ट हो गए, आपको इंटरव्यू के लिए टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। 320 के अंतर्गत सामान्य एक जनरलाइज है, मेरिट किसी की कितनी भी जाए किसी भी कैटेगरी में, लेकिन आपके अगर 300 से 320 के अंक के अंतर्गत है तो आप इंटरव्यू देंगे और चयन भी होगा। लेकिन इसको लाना सहज नहीं होता है जब तक कि आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस नहीं करेंगे। पेंशन टॉपिक को आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको याद भी रहेगा, नहीं तो उतनी तेज़ी से आप भूल जाएंगे। डेली आप प्रैक्टिस करिए, डेली वीडियो को सुनिए। इसके बाद हम फाइनेंस के किसी नए टॉपिक को लेंगे और फिर उस पर हम अपना फोकस करेंगे। इस पर आपको कोई कमेंट्स हो, किसी प्रकार की आपका कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट्स कीजिए। जो अभी तक मैंने वीडियो प्रस्तुत किए हैं वो वीडियो अच्छे लगे हों तो आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। कुछ कमी रह गई हो तो उस पर भी आप मुझे सलाह दीजिए। अगले वीडियो पर उस पर ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।